आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास है वर्ण विचार। एक बहुत ही हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण विचार। उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और देखो इसमें क्वेश्चन भी है, 10-12 क्वेश्चन है, उसी के माध्यम से हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो देखो हम सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर होती है, व्यंजन, वर्ण या फिर ध्वनि। तो देखो, अच्छा एक बात और, आप जो मैं लिखा रहा हूँ उन्हें साथ के साथ नोट करते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये मानकर चलिए आप, ये जो 30-40 मिनट की जो भी क्लास होगी, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर आप लोगों से पूछ ले कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई, तो होगा ध्वनि। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई बताओ, जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, तो होगी ध्वनि। और ध्वनि इकाई लिखित रूप होता है वर्ण। अगर हम ध्वनि को लिखित आकार देते हैं तो होता है वर्ण। तो हम लिखेंगे भाषा की, देखो दूसरा टॉपिक होगा भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, और वो होगी हमारे पास वर्ण। देखो, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। अच्छा, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, ना तो लिखित दे और ना ही मौखिक दे, तो वो भी होगा वर्ण। देखो, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, ना ही तो लिखित और ना ही मौखिक, तो होता है वर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्ण। एक दो और देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो, और ये होता है शब्द। अगर आप लोगों से अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है, तो उसका आंसर होगा शब्द। जैसे मान लो, देखो ये एक वर्ण है क, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक वर्ण है म, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। और ये एक वर्ण है ल। अगर हम इन तीनों को एक साथ लिख दें, तो ये देखो एक कमल, वर्णों के योग से शब्द बनता है। और अब इस कमल का एक सार्थक अर्थ है, हो सकता है ये किसी लड़के का नाम हो या किसी फूल का नाम हो, तो ये एक सार्थक अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार देखो, अगर आप लोगों से कभी पूछ ले भाव के आधार पर, भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो होगा वाक्य। तो ये जो इकाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आप लोगों से पूछा सबसे छोटी इकाई, तो आप वर्ण बताओगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, वो भी वर्ण होगा। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछता है, तो ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वाक्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पहला क्वेश्चन था अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सभी यस लिख कर एक कमेंट करें। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या। देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, स्वर होते हैं, तो ह्रस्व स्वर। देखो, एक तो स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर होते हैं 4। एक होते हैं हमारे पास दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर होते हैं 7।
तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। देखो ह्रस्व स्वर कितने? 4 और दीर्घ स्वर 7। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। देखो ये 11 कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, औ। देखो 2 4 6 8 10 एक री। देखो 2 4 6 8 10 और एक 11। तो कुल स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं टोटल। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है। तो देखो ये जो दोनों स्वर होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, सॉरी अनुस्वार और विसर्ग, ये होते हैं अयोगवाह। इन्हें बोलते हैं हम अयोगवाह। ये जो स्वर होते हैं इन्हें बोला जाता है अयोगवाह। अब देखो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से? देखो एक ह्रस्व स्वर को बोलते हैं मूल स्वर। अगर हिंदी में आप लोगों को पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 4। अब देखो 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो ए, एक ई, एक उ और एक री। अब ये जो बाकी के 7 हैं इन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें हम बोलते हैं संधि स्वर। देखो और ये अखंडित स्वर है, हम ए के टुकड़े नहीं कर सकते। जबकि देखो ये खंडित स्वर, जैसे मान लो आ, ये जो 7 है ना, अब आ के आप लोग टुकड़े कर सकते हो, जैसे ए प्लस ए, इनके योग से आ का निर्माण हुआ। तो अगर आप लोगों से पूछे कि खंडित स्वर बताओ, तो दीर्घ है। अखंडित जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 7 और दीर्घ स्वरों की संख्या, सॉरी ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वर 7, कुल हो गए 11 स्वर। अगर आप लोगों से स्वरों की संख्या पूछे तब भी आप लोगों का आंसर होना चाहिए 11। अगर आप लोगों से कभी मान लो मूल स्वर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या बताओ, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर उ होगा। अभी तो हम मात्राओं के आधार पर, देखो जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। इसमें एक और देख लो, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और एक होता है प्लुत स्वर। देखो एक स्वर होता है प्लुत स्वर और प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8। अब 8 कौन कौन से? ए प्लस 7 दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर होता है जिसे हम, जिसका उच्चारण, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं राधा, अब इस आ की मात्रा का उच्चारण हम बहुत देर तक करें, जैसे राधा, तो ये जो लास्ट का जो उच्चारण है ये होता है प्लुत स्वर। तो हम प्लुत स्वरों की संख्या पूछ ले तो ए और 7 जो दीर्घ स्वर हम प्लुत स्वर में बदल सकते हैं। देखो आगे, तो हमारा क्वेश्चन था जीव की क्रियाशीलता के आधार पर होगा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चिम स्वर या इनमें से कोई नहीं। चलो अगर आप लोगों को आता है तो आंसर बताओ। देखो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वह है 3 प्रकार का। देखो एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्चिम स्वर। देखो अच्छा, अब अग्र स्वर में कितने स्वर आते हैं, मध्य स्वर में कितने आते हैं और पश्चिम स्वर में कितने आते हैं, तो इनकी संख्या भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो अग्र स्वर में 5 स्वर आएंगे, मध्य स्वर में 1 स्वर आएगा और पश्चिम स्वर में 5 स्वर आएंगे। देखो ये ये और ये, अब सुनो, आप लोग हमेशा रटते हो, देखो थोड़ी सी टेक्निक से रटो। अगर रटना भी है ना तो ऐसे रटो कि कभी लाइफ टाइम तक भूलो ही नहीं। देखो कुछ नहीं करना, तो मध्य स्वर में लिख दो ए। देखो मध्य स्वर में आ जाएगा ए। ठीक है, केवल ये रट लो आप कि मध्य स्वर में कौन सा स्वर होता है, ए होता है। अब इसके बाद देखो
ए के बाद क्या आता है आ, इसे यहां ले लो, देखो ए आ, अब दो दो का जोड़ा बना लो, ई ई उ उ, ए और आई ओ औ। देखो यहाँ 100 था वो आ गया, यहाँ 500 थे आ गए, अब 100 है री, तो यहाँ 5 होंगे तो री को यहाँ दो। बताओ समझ में आया सबके? एक बार फिर से देख लो, देखो देखो यहाँ 100 है तो केवल आप ए याद रख लो, ठीक है। अब ए के बाद देखो क्या आता है आ, तो यहाँ आ लिख दो, अब दो दो का जोड़ यहाँ, फिर इसके नीचे अब ऊपर ई और ई, ठीक। इसके बाद यहाँ जाओ, क्योंकि यहाँ तो देखो 100 था वो रख चुके हम, तो यहाँ देखो उ और बड़ा उ, इसके बाद देखो ए आई, तो ए आई के बाद ओ और औ। अब बताओ क्या बचा री, तो ये हो गया री। बताओ सबके समझ में आ रहा है? चलो एक और से बताऊं मैं आप लोगों को, सुनो, तीन तीन तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो इन्हें। सबको पता है कि ए तो यहाँ आएगा, तो ये ए। अब देखो ये देखो, अग्रस्वर पश्चेश्वर, एक दो और 3 नंबर, 3 नंबर पे आ रहा है, पश्चेश्वर 3 नंबर पे आ रहा है ना, तो वाला में ए के अलावा जितने भी ऐसे वर्ण है, जितने भी ऐसे स्वर है जिनकी आकृति 3 की तरह होती है, उन्हें 3 नंबर पर रख लो, मतलब पश्चेश्वर पर रख लो। देखो 3 की तरह आकृति आ की भी है, इसके बाद देखो ओ की आकृति भी 3 की तरह है, इस ऊ की आकृति भी 3 की तरह है, ओ की आकृति भी 3 की तरह है, और औ की आकृति भी 3 की तरह है। ये आप लोगों के 100 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गए। अब जो बाकी के बच गए वो सब अग्रस्वर होंगे, तो देखो क्या क्या बच गया अब, ई ई ए आई और री। चलो सब आप लोग ये बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है? कैसी लग रही है आप लोगों को ये क्लास? एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, क्या सब कुछ सही से समझ में आ रहा है? और क्लास में ही आप लोगों को याद हो रहा है या नहीं हो रहा, यही याद करके जाना आज, पूरे टॉपिक को यही क्लियर करना है। देखो आगे, निम्न में से अघोष व्यंजन से, अब देखो घोष और अघोष में भी आप लोग रटते हो कि ये घोष होंगे ये अघोष होंगे, ऐसा मत करो कुछ भी। देखो सुनो, हमारे पास जैसे देखो मैं एक लाइन में लिख देता हूं, है देखो एक मिनट, यहां से लिखते हैं ना, देखो ख ख ग घ और अणा। देखो इसी तरह देखो च की लाइन और ट की लाइन, ऐसे देखो सुनो, आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखो घोष और अघोष पूछ रहा ना, आप ऐसे लिख लो आग, बस और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, एक ही शब्द याद रखना है आग। कहने का मतलब ये है, पहला और दूसरा वर्ण तो होगा अघोष, प्रत्येक ये जो लाइन है ना, इन सबका प्रत्येक का पहला और दूसरा वर्ण तो होगा अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा घोष। बात समझ में आ रही है? जितने भी ये जो वर्ग है हमारे पास, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, इन सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर तो अघोष होगा, और तीसरा चौथा पांचवा ये जो तीनों अक्षर होंगे ये होंगे घोष। देखो ए यानी अघोष, और इनका मतलब हो जाएगा घोष। अच्छा, इन घोष को सघोष भी बोलते हैं। तो बताओ आज के बाद इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। देखो पहला और दूसरा वर्ण ये तो सभी होंगे अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण देखो ये सब
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये सभी घोष या सघोष। तो आप लोग देख लो, इनमें से अघोष वर्ण पूछ रहा है। देखो ज तीसरा वर्ण है, ये नहीं हो सकता। देखो ये हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखो कै, बताओ अघोष पहला ही वर्ण है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो द तीसरा वर्ण और ये पांचवा वर्ण, तो ज द और न, ये तो तीनों है घोष वर्ण, और क है अघोष वर्ण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बताओ अघोष और सघोष समझ में आ रहे हैं? चलो आगे देखो। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर, ये तो भी मैंने बता दिया आप लोगों को, 4। अच्छा, इन्हें बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर, इन्हें बोलते हैं हम अखंडित स्वर। देखो ठीक है, इन्हें हम बोल सकते हैं एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इनकी एक ही मात्रा होती है, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं, और इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। तो इनकी संख्या हो गई 4। अच्छा ये 11, तो ये अगर सीधा क्वेश्चन ऐसा है हिंदी वर्णमाला में या देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, तो वो हो जाएगी 11। ये 13 आएगा अगर आप लोगों से पूछ ले मूल भाषा में, तो मूल भाषा का मतलब है संस्कृत, तब होगा हमारा आंसर 13। बाकी आप लोग 11 का ध्यान रखना और इस 4 का ध्यान रखना, ठीक है। देखो महाप्राण, अब देखो जैसे अघोष और सघोष को याद किया है, वैसे हम अल्प प्राण और महाप्राण को भी याद करेंगे। देखो वापस वही टेबल बना लो आप लोग एक। देखो ख ख, अच्छा यहाँ देखो चवर्ग हो जाएगा और यहाँ टवर्ग हो जाएगा, है ना। देखो सुनो, अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने का सीधा सा तरीका देखो, अल्प यानी क्या होते हैं? छोटे, और महा यानी बड़े। तो आप लोग एक काम करो, जो विषम संख्या है, देखो 1 से 5 तक की गिनती है ना, 1 2 3 4 और ये 5, तो जो विषम संख्या है वो तो होगी अल्प प्राण। विषम संख्या मतलब 1 3 और 5, और जो सम संख्या है 2 और 4, ये होंगे महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का, देखो प्रत्येक वर्ग का 1 3 5वां वर्ण, ये तो होगा हमारे पास अल्प प्राण, ये होगा अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, ये होगा हमारे पास महाप्राण। अब बताओ, देखो प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा मतलब विषम संख्या, वो तो होगी अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये होगा महाप्राण। तो बताओ महाप्राण ध्वनि पूछ रहा है, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। तो देखो च, ये अल्प प्राण है। घ, बताओ कितने नंबर पर है? 3, अल्प प्राण है। ख, बताओ देखो ये रहा, तो ये महाप्राण हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये भी पांचवा वर्ण है तो अल्प प्राण होगा। देखो आगे, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? देखो उत्क्षिप्त व्यंजन को बोलते हैं ताड़नजात व्यंजन, इन्हें बोलते हैं फेंके हुए व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। जैसे हम अगर ताड़नजात व्यंजनों को बोलते हैं ना, तो जीभ के झटका सा लगता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे हम इन स्वरों को या इन व्यंजनों को बाहर फेंक रहे हैं। तो देखो इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन, हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। देखो हिंदी में कितने उत्क्षिप्त व्यंजन? 2। एक तो ढ और एक ढ, जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह, ये देखो ये यहाँ, ये वाला जो चिन्ह है ना, देखो ये जो चिन्ह, सॉरी नुक्ता चिन्ह, ये जो चिन्ह है, ये ताड़नजात व्यंजन होते हैं। तो एक तो ड है और एक ड, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजनों से शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना आप लोग, कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन से शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। देखो घे किसके योग से बना है? और वैसे ये घे नहीं है, झे की ध्वनि होती है, जैसे आप लोग क्या बोलते हो वैसे। चलो मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, देखो ये शब्द मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसे क्या बोलते हो? विज्ञान। जबकि ये वार्तनिक दृष्टि से हम जो उच्चारण करते हैं गलत है। ये शब्द विज्ञान है ही नहीं, ये शब्द विज्ञान। ये जो शब्द है ना, आप लोग जो विज्ञान बोलते आए हो,
ये वास्तव में विज्ञान है ही नहीं, ये शब्द है विज्ञान। क्योंकि देखो ये जो ज है ये बनता है ज और ये जो अनखाली होती है इसके योग से। अब आप लोग ये बताओ मुझे कहाँ इसमें ग का उच्चारण कहाँ हो रहा है? आप लोग इसे बोलते हो विज्ञान, तो ग का और ये का उच्चारण हो कहाँ रहा है इसमें? देखो विज्ञान तो फिर ऐसे लिखो आप लोग, ये विज्ञान, तो इसे बोलो आप लोग विज्ञान, इसे भी बोलो। अब आप लोग इसे भी विज्ञान बोल रहे हो और इसे भी विज्ञान बोल रहे हो, ऐसा हिंदी में बिल्कुल भी नहीं होता। हिंदी में तो अगर आप लोग एक बिंदी भी लगाते हो तो उसका उच्चारण होता है, और हिंदी में प्रत्येक वर्ण की एक अलग उच्चारण की व्यवस्था की गई है। तो ये बताओ अगर आप लोग इसे विज्ञान बोल रहे हो तो फिर इसे भी विज्ञान कैसे बोल सकते हो? तो ये विज्ञान है और ये विज्ञान। तो ये जो गे ये किसके योग से बना है? जय और ण्य से। ठीक, तो आप इसका उच्चारण करोगे विज्ञान, इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो होगा विज्ञान। देखो आगे, और शायद आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखो, अल्प प्राण ध्वनियां ध्वनियों का समूह है, इनमें से कौन कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है? तो अभी मैंने बताया अल्प प्राण कौन कौन सी होती है, 1, 3 और 5। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये तो होता है अल्प प्राण। और किसी भी वर्ण का 2 और 4 ये जो होता है ये होता है महाप्राण। देखो 1, 3, 5 यहाँ देखो, इसकी वजह से अल्प प्राण नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, ये रहा, यहाँ देखो, तो देखो 1, 3 और 5, तो अल्प प्राण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? बताओ, 6, जय और नय। ठीक है, देखो महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं, अभी और क्वेश्चन है तो देखो महाप्राण वर्ण। अब अल्प प्राण की बात की, बताओ महाप्राण मतलब 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण ये लो आप लोग, देखो दूसरा और चौथा वर्ण, ये देखो ये दोनों ही अल्प प्राण है। और ये देखो ये पहला वर्ण है, ये भी अल्प प्राण हो जाएगा। तो हमारे पास ख और ग ये हो जाएंगे महाप्राण। तो एक बार फिर से देख लो आप जल्दी से, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई थी हमारे पास वर्ण, और भाषा का जो भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, लिखित होती है वर्ण, अर्थ के आधार पर होता है शब्द, और भाव के आधार पर होता है वाक्य। इसके बाद देखो स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या होती है हमारे पास 11। देखो देखो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ह्रस्व स्वर होते हैं 4, इन्हें बोलते हैं मूल स्वर, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर होते हैं हमारे पास 7। देखो 7 कौन कौन से? तो ये आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और इसके बाद ए, आई, ओ और औ, ये 7 स्वर होते हैं दीर्घ। अच्छा, इन्हें मूल स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को और क्या बोलते हैं? अखंडित स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। इसके बाद देखो प्लुत स्वर, ये होते हैं हमारे पास, प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8, ए और 7 दीर्घ स्वर। ठीक है, आगे देखो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर मैंने बताया 3 प्रकार के, अग्र, मध्य, पश्च। देखो मध्य स्वर सबसे पहले लिखो ए, उसके बाद आ, फिर ई, उ, ए, ऐ, ओ और री, या ऐसे याद कर लो ए, उसके बाद जो तीन तीन की आकृति जैसा जितने भी स्वर है वो सब होंगे पश्च स्वर, और बाकी के बच गए जो अग्र स्वर। देखो ये अघोष, तो अघोष बताया था मैंने, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है घोष। आगे देखो मूल वर्ण ये बताई थी मैंने आप लोगों को। इसके बाद देखो महाप्राण और अल्प प्राण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये तो होते हैं हमारे पास, बताओ अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। इसके बाद देखो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ढ और ढ, दो। गे का उच्चारण स्थान मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद देखो अल्प प्राण, वो देख लो 1, 3 और 5, महाप्राण 2 और 4। देखो जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण वर्ण में स्वर प्लस व्यंजन, इन दोनों के समूह को ही वर्ण बोलते हैं। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, जबकि व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये स्वतंत्र होते हैं और ये स्वरों पर निर्भर करते हैं।
तो आज की क्लास को मैं अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और क्या ऐसी ही श्रृंखला आप लोग डेली चाहते हो कि हम एक टॉपिक पर 8-10 क्वेश्चन ले और उन क्वेश्चनों के माध्यम से उस पूरे टॉपिक का विश्लेषण करें। अगर आप सभी लोग को पसंद आया तो देखो आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।